अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गजा में इंसानी बहरान दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। एक तरफ आलमी बरादरी में जंग बंदी की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल ने अपनी पुरानी रविश को बरकरार रखते हुए एक बार फिर वही जारहाना और गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया है जिसकी हमेशा से उससे उम्मीद रखी जाती है। जैसे कि अब इसराइली सफाकियत का ताज़ा तरीन वाक़या ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर सेहूनी अफवाज का हमला है, जो न सिर्फ एक इंसानी अलमिया है बल्कि इसराइल के असल अज़ाइम को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। ये फ्लोटेला खुराक, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरत की अशिया लेकर गज़ा की तरफ रवा दवा थी ताकि उन मज़लूम फ़लस्तीनियों तक कुछ रिलीफ पहुँचाया जा सके जिन्हें इसराइल ने मुहासरे में जकड़ रखा है। इसराइली बहरिया ने खुले समंदर में गज़ा से तकरीबन 90 मील दूर इन जहाज़ों का घेराव किया, पानी की तोपों से हमला किया और बाज़ जहाज़ों पर चढ़ाई करके कब्ज़ा किया। इस हमले में न सिर्फ आलमी इमदादी कारकुनान को निशाना बनाया गया बल्कि इस बात को यकीनी बनाया गया कि दुनिया इस सच्चाई को ना देख सके, इसीलिए फ्लोटेला पर नस्ब कैमरों को भी बंद कर दिया गया और बेशतर कश्तियों से राब्ता मुनक़ता किया गया। जब फ्लोटेला की कश्तियाँ गज़ा की जानिब पेशकदमी कर रही थी तो इसराइली फ़ौज की जानिब से ये ऐलान किया गया रूट को तब्दील किया जाए, आप वारज़न में दाखिल होने वाले हैं, अगर आप नहीं रुकेंगे तो हम रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर इसके बाद इसराइली फ़ौज ने अपनी जारहियत दिखाते हुए फ्लोटेला पर हमला किया ताकि गज़ा तक इमदाद ना पहुंच सके, लेकिन इसके बावजूद कई कश्तियां अब भी गज़ा की तरफ रवा दवा हैं, जबकि एक कश्ती गज़ा की हुदूद में भी दाखिल हो चुकी है। अब ये कोई पहला मौका नहीं है कि इसराइल ने इमदादी काफ़िलों पर हमला किया हो, इससे कबल भी कई बार गज़ा के लिए जाने वाले इमदादी बेड़ों को निशाना बनाया गया है। लेकिन इस मरतबा फ़र्क ये है कि इस फ्लोटेला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और आलमी शोहरत याफ्ता माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थुनबर्ग समेत 44 ममालिक के 450 से ज़ायद कारकुनान मौजूद थे, जिन्हें सिर्फ इस जुर्म की पादाश में हिरासत में ले लिया गया कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए खुराक और अद्वियात लेकर जा रहे थे। यह अमल इसराइल के उन मज़मूम मकासद को आशिकार करता है कि वो फ़लस्तीन पर अपना कब्ज़ा ख़त्म करने की बजाय फ़लस्तीनियों को भूख, बीमारी और कहत के ज़रिए झुकाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये दरअसल कहत साली को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की खुल्लम खुल्ला साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इसराइल की इस जारहियत पर अपने रद्द-ए-अमल में एक्स पर अपनी ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान स्मूथ गज़ा फ्लोटेला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद तरीन मजम्मत करता है। इस फ्लोटेला में 44 ममालिक के 450 से ज़ायद इमदादी कारकुन सवार थे, जिन्हें इसराइली फ़ौज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। इन बेलौस कारकुनान का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेकस और मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान इन तमाम कारकुनान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा करता है। इसी तरह हमास ने भी इस हमले और कारकुनान की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये इकदाम खुली दहशतगर्दी है। दरहकीकत ये बयान हमास की जानिब से नहीं बल्कि दुनिया के हर उस शख्स की तर्जुमानी है जिसके दिल में इंसानियत अभी बाकी है। ये खुलेआम जुल्म है कि एक सेहूनी रियासत किस तरह निहत्ते कारकुनान पर खुराक और दवा तक पहुँचाने के रास्ते तंग कर रही है। एक तरफ तो ये सब हो रहा है और ये सब एक ऐसे मौके पर हो रहा है कि जिस वक्त वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हमने सुनी, उसको यूएन जनरल असेंबली के अंदर पीक पे उठते हुए हमने देखा भी, और फिर उसके बाद 21 पॉइंट चार्टर भी आ गया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं, वो हमास की तरफ से हों या फिर उन 8 मुस्लिम ममालिक की तरफ से हों जिनके सरबराहान की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी। अब ये मामला किस तरफ जाता वो नज़र आ रहा है। डॉक्टर शाजिया चीबा इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का जो इंसिडेंट हुआ है ये एक ऐसे मौके पे हुआ है कि जिस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत थी, जिस वक्त एतमाद का माहौल बनाना था, एतमाद साजी की ज़रूरत थी, एंड उस वक्त इसराइल की जानिब से ये किया गया है। हाउ डू यू सी दैट? क्या ये चाहते ही नहीं है कि मामला किसी मतलब जिसको कहते हैं तोड़ पहुँचे, कंक्लूसिव हो सके, कोई सोल्यूशन निकल पाए, बातचीत हो? हमने कतर में भी देखा, नेगोशिएशंस एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ से अटैक कर दिया गया। बिल्कुल भी आप बिल्कुल सही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मसले का कोई हल हो। और जब ये जो प्लान है जो पहले 8 ममालिक के साथ डिस्कस हुआ, फिर उसके अंदर बगैर उनकी मशावरत से चेंजेस करके ट्रंप के साथ नेतन्याहू ने उसको पेश किया, तो वो प्लान जो है, जो कि नेतन्याहू ने खुद बैठ के उससे ऑल्ट्रेशन कराई थी, इवन उसको मानने पर भी वो खुद भी तैयार नहीं था, उसको वो भी सूट नहीं करता था। फिर जाते ही उसने हिब्रू में अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन को एड्रेस किया और उसने कहा कि बिल्कुल भी ना तो हम गजा को छोड़ने वाले हैं, ना हमने ये जंग रोकनी है, ना ही कोई फ़लस्तीन बनने वाला है। और उसका ख्याल है कि दुनिया में अब हिब्रू समझने वाले लोग नहीं है, या एआई जो है वो ऐसी कोई चीज़, उसके पास कोई ट्रांसलेटर नहीं है। तो सारी दुनिया सुन रही है कि आपके 2 रुख हैं, आपकी
दो बातें हैं, आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, और ऑनेस्टी हो भी क्यों जब आपके पास मुकम्मल इम्प्यूनिटी है। अगर आपको किसी चीज़ के कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं देखने हैं, तो फिर आप क्यों इंटरनेशनल रूल्स को, या आप अपने फेस कीपिंग के लिए, फेस सेविंग के लिए भी कोई थोड़े बहुत आप एक कोई डिसेंट या नाइस बिहेवियर की एक्टिंग ही करेंगे? आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं। 2008 में टर्की का एक इसी तरह इमदाद का यहाँ पे गजा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो इमदाद लेके वहाँ पे कुछ वॉलंटियर निकले थे। तो चूंकि उसको कोई पूरी दुनिया जो है वो कवर नहीं कर रही थी, उसकी सैटेलाइट इमेजरी पूरी दुनिया को दिखाई नहीं जा रही थी, तो वो उनमें से 8 लोग इन्होंने मार दिए थे, उनको शहीद कर दिया। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके लिए कि ये इमदाद लेके जाने वाले लोगों को मार दें। और फिर उसके बाद क्या होगा, इनको जब तक ये अपने किए के लिए किसी भी सजा के कटहरे में खड़े नहीं होंगे, इनको नहीं पता चलेगा। इनको 70-80 साल हो गए हैं ये जुल्म और बर्बरियत करते हुए, और हम सिवाय बातें करने के क्या कर लेते हैं। एक दिन ये हमें जो है वो 21 नुकात का जो है वो चूरन बेचते हैं, हम बैठ के वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अगले दिन पता चलता है जी जो कल डिस्कस किया था वो आज नहीं है, अब आज पता नहीं क्या है, और कल क्या होगा, और कौन बैठ के इसको कर रहा है। तो आपने उन 8 ममालिक को कितनी अजीब सी पोजीशन में डाल दिया, जिनके साथ बैठकर जो पता नहीं कितनी मीटिंग्स के साथ कुछ गिव एंड टेक करके आपके साथ किसी मंसूबे पे फाइनलाइज उसको करने के करीब पहुंचे थे। तो जब उन नुकात ने मुआहदे की शक्ल इख्तियार करनी थी, अब उससे पहले ही आपने बता दिया कि आप किसी किसी किस्म के हतमी नतीजे की तरफ जाना ही नहीं चाहते। तो फिर देखिए, फिर तो करने के लिए सिर्फ एक नेगेटिव बात ही रह जाती है, जो कोलंबिया के प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, कि आपको एक सैल्वेशन आर्मी बनानी है, और आपको बाय फोर्स जो है वो गजा के लोगों को, और वेस्ट बैंक के लोगों को, और यरूशलेम के लोगों को, और फलस्तीनियों को बचाना है। ये बात सुनने में वेस्टर्न मीडिया में आपको हो सकता है हमास से सिंपैथाइजर कहें, या हमास को उन्होंने पता नहीं क्या समझा होगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स को वो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं कभी बैठ के सोचूं, सारी बातें एक तरफ, आप निगोसिएशन उसके साथ करते हैं जो आपके साथ निगोसिएशन की टेबल पे ऑनेस्टी के साथ बैठता है। आप बात उससे करते हैं जो कोई इंटरनेशनल रूल को मानता हो। एक ऐसा मुल्क है, एक अपार्टाइड है, जिसके ऊपर एक जेनोसाइडल मैनिएक जो है वो सारे के सारे उसको संभाले हुए हैं, और प्लस उसके अपोलोजिस्ट और उसके एडवोकेट आपको इतने मिल जाते हैं कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज आपको क्यों नहीं नजर आ रहा वेस्टर्न मीडिया में कि बताया जाए कि ये एक सिंबॉलिक एक जेस्चर है, इन कश्तियों में इतना सामान नहीं है कि वहां जाके कहत ही खत्म कर दें, ये सिंबॉलिक है, और इन कश्तियों पे बैठने वालों को भी पता है कि हमें पहुंचने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो इसका नाम जो है वो रेजिलियंस फ्लोटेला या स्मूथ फ्लोटेला लेके वो चल पड़े हैं। तो ये क्या समझते हैं कि आज ये 40 कश्तियां हैं, तो कल को ये 40,000 नहीं हो सकती हैं, फिर उसके बाद 4 मिलियन नहीं हो सकती। जब आम बंदे को ये पता चल जाता है कि उनके सामने उनकी हुकूमतें किस तरीके से एक होने वाले हॉलोकॉस्ट पे आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठी हुई हैं, तो ये होना ही होना है कि लोगों ने सड़कों पे निकलना है। और इटली ऑलरेडी 6 दिन से बंद है, और जूं ही से ये खबर आई है, तो जितनी खबरें मैं कवर कर रही हूँ, तो जर्मनी के अंदर इतने शदीद प्रोटेस्ट हैं कि उनसे संभाले नहीं देखिए जा रही। बहुत सारे यूरोपियन तो ममालिक के अंदर, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, एज ऑफ नाउ एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल साबित हुई कि 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की मुलाकात, उसके बाद खासा उसको अप्रिशिएट किया गया, हौसला अफजा समझा गया। लेकिन अब जो जिस तरफ चल रहा है, ये वेव चल रही है, 21 पॉइंट चार्टर भी जो है लगता यूँ है जैसे हमास भी उसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कतर का भी उसके ऊपर रिएक्शन आ गया है, मुस्लिम ममालिक भी उसके ऊपर, इवन पाकिस्तान को एक दिन बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि जो इसमें तो कुछ पॉइंट्स जो कंसेंसस हुआ था जिन पे वो मौजूद ही नहीं है, इंक्लूडेड ही नहीं है। तो क्या समझा जाए, ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल साबित हुई? फिर ये बिल्कुल फुटाइल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जो वेस्टर्न प्रॉक्सी वॉर जो है नेटो की, वो रशिया पे मुसल्लत की गई है, और रशिया अगर कमज़ोर होता तो आज उसका क्या हशर हो चुका होता। जैसे ही ईरान पे हमला हुआ, तो अगर वो कमज़ोर होता तो उसका क्या हशर होता। खुदा ना खास्ता अगर हम डिटर नहीं कर सकते होते, तो ये जो इंडिया की प्रोवोकेशन थी उसमें क्या होता। तो उनका अकलौता जुर्म फिलिस्तीनियों का ये है कि वो कमज़ोर हैं, और वो कमज़ोर हैं और कोई उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और हम ये सब कुछ विटनेस करने के लिए, हम वो कस्ट नेशन है, वो कस्ट कौम है, जनरेशन है, जो कि हम ये देख रहे हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इतनी
क्योंकि मैं ये 21 नुकाती पॉइंट को तब से फॉलो कर रही हूँ जब ये अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक ने बनाना शुरू किया, तो मेरी बहुत रिजर्वेशंस थी इसके बारे में। टोनी ब्लेयर का नाम था, जनरल कुरेला का नाम था, तो ये 21 नुकात जब अटलांटिक काउंसिल में बन रहे थे तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी। फिर इसका एक और वर्जन आया जब मुस्लिम ममालिक बैठ कर जो है वो उन्होंने इसमें से चीजें डलवाई। फलस्तीन को एट द एंड ऑफ द जो प्रोसेस है उसमें फलस्तीन की स्टेट थी, फिर मरहलावार जो है इनखला था, रिहेबिलिटेशन थी, फलस्तीनियों को ही वहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी थी। तो इन्होंने बहुत सी चीजों को डलवाया, बहुत सी चीजें जो ऐसी थी जो कड़वी गोली वो निकली भी वो दूसरी साइड की भी मानी। इसके बावजूद जो है जो एक बहुत कड़वी गोली थी हमारे लिए वो भी निकलना, वो भी अगले दिन आके ट्रंप जो है वो सामने खड़े, नेतन्याहू के सामने खड़े नहीं हो पाए, जो उसने फिर उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कराई। अब मार्केट में इतना केओस है कि आपको 6 से 7 जो हैं वो ऐसे आपको ये इसके वर्जन मिल रहे हैं, कुछ डॉक्टर्ड हैं, कुछ ओरिजिनल हैं। अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है ना डॉक्टर साहिबा, उसमें हमास ने जो दोहा में ज़ेर बहस अमन मुआहिदा है उसमें वाज़ेह तरमीम का मुतालबा किया है, और हमास का मुतालबा है कि ख़ास तौर पे वो शिकें जो हमास को गैर मुसल्लह करने से मुताल्लिक हैं और उनकी फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म या फिर महदूद करने की बात हो रही है, उनमें कुछ तरमीम की जाए। और इसके अलावा मुआहिदे में यकीनी तौर पर कहते हैं कि दर्ज होना चाहिए कि इसराइली अफवाज मुआहिदे के तहत बिल्कुल इनखला करें और फिर हमास के रहनुमाओं को मुल्क के अंदर या बाहर कत्ल या निशाना बनाने की बजाय बैनुल अक़वामी उनको ज़मानतें फ़राम की जाएँ। अब ये हमास का बड़ा क्लियर इसके ऊपर दो टोक मौक़िफ़ आ रहा है इसके ऊपर। हमास को इन लोगों ने ब्रॉडर वेस्ट ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है ना वो पोर्ट्रे किया है। हमास एक पॉलिटिकल फोर्स है और रेजिस्टेंस फोर्स है। रिसेंटली एक किताब जो है वो भी नज़र से गुजरी और मैंने उसे पढ़ा है कि अंडरस्टैंडिंग हमास, तो वो इस बात को हमें तो ऑलरेडी पता है, उसको रीइटरेट करती है कि हमास एक एज अ पॉलिटिकल फोर्स कैसे बनी, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो आप उसको एक अजीब सा पराया या एलियन समझ के ट्रीट नहीं कर सकते। लोगों की बहुत बड़ी उनके ऊपर भरोसा है, लोग उनको मानते हैं, लोग उनके साथ चलना चाहते हैं। तो जो मुस्लिम ममालिक ने उसके अंदर अपना एक क्लॉज ऐड करवाई थी, वो ये थी कि हमारे कहने पे, हमारे भरोसे पे हमास जो है वो इनखला कर लेंगे अगर आपकी यही एक शर्त है, क्योंकि आपने दुनिया के सामने दिखाना है कि हमने हमास को शिकस्त दे दी, तो हम ये करते हैं। लेकिन हमास अपने हथियार जो है वो हमारे हवाले करेंगे और हम उनको सेफ पैसेज देंगे कि वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि मुस्लिम ममालिक में खासतौर पे जो इंडोनेशिया और पाकिस्तान और फिर जो है किसी ने फुट सोल्जर प्रोवाइड करने थे, किसी ने फंडिंग प्रोवाइड करनी, तो जब आपने उनको ही एंटेगनाइज कर दिया है, आपने उनको इतनी फेस कीपिंग भी नहीं दी कि वो अपनी पब्लिक के सामने ही वो बेचारे सफाइयां देते फिर रहे हैं। आप देखें ना कि हर मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्फेयर भी होता है, वो वहां पे आके कह रहे हैं कि ये वो नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम जो नेतन्याहू कह रहे हैं उसकी सारी बातें मान लेने से फर्क क्या पड़ने वाला है कि आईडीएफ भी वहीं रहेगा, जेनोसाइड भी जारी रहेगा, हमास चला जाएगा, 24 घंटों में आप हमें हमारे प्रिजनर भी वापस कर देंगे, तो फिर हमने क्या उसमें से पाया, ये तो सब खोया ही। तो ये ऐसा तो कोई मंसूबा हमारा नहीं। सिर्फ बात ये है कि जब तक नेतन्याहू को खुली छुट्टी मिली रहेगी, और नेतन्याहू को खुली छुट्टी जो है वो पूरे के पूरे ब्रॉडर वेस्ट से मिली हुई है और वो इसको नहीं रोकना चाहते। लेकिन डॉक्टर साहब इससे तो नेतन्याहू को एक जवाब नहीं मिल जाएगा कि हमने तो जो प्रपोज पॉइंट्स थे फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए, इसको तो हम तो मान रहे हैं, हम तो एक ऑप्शन या सोल्यूशन दे रहे हैं। अब अगर नहीं मानते तो ये मुस्लिम ममालिक या हमास नहीं मान रहा है, फलस्तीनी अथॉर, तो उस पर फिर विल कम बैक स्ट्रांगली, मजीद मजालिम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। वो स्ट्रांगली नहीं आ सकता है, अपनी बेशर्मी जरूर दिखा सकता है, क्योंकि एक प्रपोजल जो है वो एग्रीमेंट नहीं होता। जब नेतन्याहू ने और ट्रंप ने अपना जो इन्होंने ऑल्टर्ड प्रपोजल दिखाया था, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नहीं लिए थे, तो ट्रंप वहीं पे महसूस कर गए थे कि ये अभी मुआहदे की शक्ल नहीं इसने इख्तियार की, इस पे 8, 9, 10 पार्टियों के सिग्नेचर होने हैं, फिर इसे अक़वाम मुत्तहिदा से रेटिफाई होना है। ये मुस्लिम ममालिक की पहली शर्त थी कि हम अपनी फौजें वगैरह जो कुछ भी होगा अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर के नीचे लेके जाएंगे, हम अपने जवान वहां पे मरवाने के लिए बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे इन ज़हनी मरीजों के सामने। तो इस पे 10 सिग्नेचर होने थे सारी पार्टीज के, फिर इसने मुआहदा बना। अगर ये मुआहदा अभी हुआ ही नहीं है, आप एक प्लान प्रपोज करें कि मैंने ये करना है और मेरे उस पर सिग्नेचर नहीं है, मैंने हामी नहीं भरी, और आप कहें कि क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये मेरा प्लान है और तुमने करना है, नहीं तो 24 घंटों के अंदर अंदर में ये मलिया मेट तो ऑलरेडी फिर वो कर रहे हैं, जेनोसाइड तो एक्टिवली चल रहा है।
हम तो ये कड़वी गोली निगलने के लिए इसलिए भी तैयार हो गए थे, और मैं इसकी सबसे बड़ी एडवोकेट थी कि मुस्लिम ममालिक एटलीस्ट वहां पे अंदर चले जाएंगे और खाना पहुंच जाएगा और कहत खत्म हो जाएगा, और फिर वन डे एट अ टाइम देखते हैं और उसके बाद देख लेंगे। इस तरह की रेजिस्टेंस रुकती नहीं है। तो हमने कॉलोनाइजर्स के साथ पिछले 200 साल में बहुत कुछ उनसे सीखा है। आज अगर वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी देख लेते। तो मैं बहुत बड़ी एडवोकेट थी कि चाहे ये जितना भी कड़वा है जाने दें और सामान अंदर पहुंचने दें, लेकिन दूसरी पार्टी किसी भी सूरत में अपनी तरमीम के बाद भी वो अपना ग्रेटर इजराइल का फॉर्मूला नहीं छोड़ना चाहता है। और इनकी ये अपनी मौत आप मरेंगे जब इनके अपनी सोसाइटीज जो है ना विद इन देमसेल्फ एक्सप्लोड हो रही हैं और हो जाएंगी। जब इनकी अपनी हुकूमतें खतरे में पड़ेंगी, ये कितना रोक लेंगे? तो डॉक्टर साहब, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? और फिर अगर ये नहीं होता, इस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होता ऐसा कोई मुआहिदा, तो फिर ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये जेनोसाइड जारी रहेगा। इसीलिए सारे के सारे जो इंसान जिनके अंदर दिल है और फिर वो जो 8 ममालिक हैं, वो मिल के इसीलिए बैठ गए थे कि ठीक है इसमें से कुछ शराइत हमें पसंद नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल बच जाएंगे, खाना पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद हम देखते हैं हमास को भी हम मनवा लेते हैं। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इसका ऑल्टरनेट है कि जेनोसाइड जारी रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और फिलहाल मुझे किसी में कोई पॉलिटिकल विल नहीं नजर आती कि कोई बाय फोर्स उसको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि हमें तारीख ने हमेशा ये बताया है कि आज़ादी जिस भी कौम ने ली है वो बाय फोर्स ली है। किसी को निगोसिएशन से, बातचीत से, मुआहदों से प्लेट में रखकर कभी आज़ादी नहीं मिली। मसला ये है कि फ़लस्तीनियों के पास आज़ादी लड़ने के लिए भी अब सकत बाकी नहीं रही है, तो कौन उनकी सपोर्ट करेगा? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद। वेरी अनफॉर्चुनेट साइड कि ये जेनोसाइड यूं ही जारी रहे और किसका कोई मुतबादिल भी ना हो, कोई ऑल्टरनेटिव भी ना हो। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा सेड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस वक्त क्या मामला, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में इस वक्त सियासी खींचातानी जारी है। एक दूसरे के खिलाफ भरपूर अंदाज में बयानबाजी हो रही है। गो के गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी कम करने के हवाले से दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इतफाक़ किया गया। लेकिन इसके बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी गोलाबारी देखने में आ रही है। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, जो हर तकरीब में पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद कर रही है, उन्होंने आज एक बार फिर तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद के निश्तर चलाए। नवाज का कहना था कि पंजाब पर बातें करने वाले किसी की खैर खा नहीं, मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं, ये सियासत चमकाने वाले तकसीम पैदा करने की कोशिश करते हैं। मरियम बीबी आज क्या कह रही थी, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर है और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं है, कोई लकीर नहीं मैंने खींची। सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया। अगर आपने मेहनत की है और अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। अब मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात में तनाव नुमाया हो रहा है। दोनों जमातें कौमी सतह पर इत्तेहादी के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन बयानिए की सतह पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि सेनेटर राना सनाउल्लाह भी खुले लफ्ज़ों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के हवाले से शदीद नौयत के एतराज़ात हैं। अब जो लबो लहजा या जिस तरह के स्टेटमेंट्स और एतराज़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उठा रही है, उस पर पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कमर ज़मान कायरा साहब इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। आप खातून हैं, हमारी बहन है, आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा?
इस वक्त मुशीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, मरियम बीबी भी हर रोज़ कमोबेश हर रोज़ तनकीद कर रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो कंसर्न्स है उसके ऊपर पब्लिकली जिस अंदाज में मरियम बीबी तनकीद कर रही है उस पर पीपल्स पार्टी को भी खासे रिजर्वेशंस है कि आप ये उंगली तोड़ने की बात करते हैं और जो लबो लहजा है ये नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पे एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है मरकज़ में। जी, मेरे ख्याल से अभी बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि कल तक जो है दोनों तरफ से शदीद बयानबाजी चल रही थी। कल मगरिब के बाद जो मीटिंग हुई स्पीकर साहब के चैम्बर में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तय पा गई हैं। आज भी अगर आप देखें तो मरीम नवाज़ साहिबा की जो तकरीर है वो उन्होंने अपनी बातों की वजाहत दी है और उसमें कोई ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को दोबारा कोई तनकीद बनाया हो। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आज नंदीन चंद साहब हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, उनकी तरफ से भी बड़ा जो है वो मुनासिब लफ्ज़ लहजा इस्तेमाल किया गया है। तो अच्छा होता कि दोनों तरफ से बयानबाजी ना होती, तलखी पैदा ना होती, लेकिन अब चूंकि दोनों साइड की नहीं, लेकिन एक बार फिर मरियम बीबी की तरफ से स्टेटमेंट आना तो इसका मतलब तो यही लगता है कि जैसे भी मामला डिफ्यूज नहीं हुआ, अभी ये पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, उन्होंने अपनी वजाहत की है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आज तो कोई ऐसी बात में से भी कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की जो मैं माफ़ी मांगूं, और मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैंने अपने सूबे के हकूक़ की बात की है और उसकी उन्होंने वजाहत कर दी है। और जो इस तरह लग रहा था कि शायद वो उन्होंने किसी को निशाना बनाया है या सिंध या KP के हवाले से उन्होंने कोई बात की है या कोई आपस में तफरका डाला जा रहा है, उसकी उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि जी मुझसे अगर माफ़ी का मुतालबा कोई कर रहे हैं तो मैं ऐसी माफ़ी क्यों मांगूं जो मैंने किया ही नहीं बात। तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से वजाहत आ गई है, वो माफ़ी वाली बात। अगर ये फायर फाइटिंग हुई है तो किसी खास पर्टिकुलर नुक्ते पे कोई कंसेंसस हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेके भी? देखिए, ये चेयरमैन बिलावल और वज़ीर-ए-आज़म साहब की आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी, उसमें तय होगा। बिस्प के हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी डाटा के हवाले से भी, उसकी शफाफियत के हवाले से भी। और इस हवाले से ज़ाहिर है अगर 712 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट किसी एक प्रोजेक्ट में लगाती है और वो 712 अरब रुपए की डिसबर्समेंट जो है वो शफाफियत से ना हो, या ऐसे इलाकों में जहाँ सैलाब आया है वहाँ पर बिस्प की रजिस्ट्रेशन ही ना हो या बहुत कम हो, और उस पैसे को हम जो है यानी 712 अरब आलमोस्ट तकरीबन 2.4 या 2.3 बिलियन डॉलर बनते हैं, इतनी खतीर रकम जो है हम इस तरीके से जो है वो उसको डिसबर्स कर दें तो ज़ाहिर है मुनासिब बात नहीं है। तो यही अगर हमारा इत्तफाक यही होगा कि डाटा जो बिस्प का है उसको भी हम सामने रख लेते हैं और जो मुतलका अजला के डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी। तो सर अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा रिलायबल नहीं है तो पैरेलल आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि जिसमें कोई डेटा बैंक मौजूद हो जो लोगों तक पहुंच सके? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कायरा साहब ने भी कल की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप 10-10 लाख देने की बात करते हैं कि यहाँ पे तो वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है कि इतनी बड़ी रकम दी जाए, तो उतना तो पंजाब का बजट नहीं है फिर जितने पैसे आप हर एक को अगर 10 लाख बांटने लग जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पंजाब का उतना बजट नहीं है। अगर 10 लाख किसी को दिए जाएंगे तो यही बिस्प वगैरह का पैसा ही डिसबर्स होगा। और दूसरी बात है कि सैलाब जो आया है वो कोई गरीब लोगों के घरों में नहीं आया। सैलाब की ना आंख होती है पानी की। सैलाब ऐसे ऐसे इलाकों में आया जहाँ पर लोगों के 100 मवेशी जिसने रखे हुए हैं। अगर किसी की 100 भैंसें हैं, जो कि रूटीन बात है देहात में, तो 100 भैंसों को आप फी भैंस की कीमत अगर आप 5 से 6 लाख भी एवरेज रखें तो 5 से 6 करोड़ रुपए बनते हैं। तो 5 से 6 करोड़ रुपए जिसके डूब गए और घर अलग है, बाकी चीज़ें अलग हैं। अगर गरीब से गरीब आदमी भी है देहात का, जो देहात का अगर आप बेंचमार्क रखें तो 4 या 5 भैंसें हैं उसके पास, तो उसकी कीमत भी 30 लाख रुपए बनती है। घर मिला लें तो 40-50 लाख रुपए बनती है। वो तो बिस्प के मेयार पे पूरा ही नहीं उतरता। अगर उसके नाम पे 2 एकड़ ज़मीन है जो कि उसने घास काश्त करने के लिए रखी हुई है, अपने मवेशियों की घास वो जो है वहाँ काश्त करता है, तो बिस्प के अंदर जैसे उसका शनाख्ती कार्ड जाएगा वो तो वैसे ही उसके ऊपर आ जाएगा कि एलिजिबल ही नहीं है इस हवाले से। तो इसका डाटा कलेक्ट करने का तरीका जो है वो ज़रा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पटवारियों की ड्यूटी लगाएगी। पटवारी अपने मौजूदात की पूरी रिपोर्टिंग करेंगे, सर्वेस करेंगे, बताएंगे लोगों की जो जो ज़मीनें तबाह बर्बाद हुई हैं उन ज़मीनों की गिरदावरियाँ होती हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड से पता चलेगा कि ये इसने गिरदावरी में काश्त किया हुआ है, कि इसने ये फसल काश्त की हुई थी, इसका इतना नुकसान हुआ है। वो जो डाटा है वो ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से शेयर करेगी। जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। जो मरकज़ से उसको जानी है इमदाद वो ज़रा बिस्प के अंदर से ही हम करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ क्रॉस द बोर्ड करना शुरू कर दें तो मुझे बताएं बिस्प का जो आपको पता है कि बिस्प की एवेल्यूएशन कैसे होती है? इसका बाकायदा एक डेस्क होती है जो हर तहसील के अंदर होती है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन डेस्क इसको कहते हैं। उसमें वो इंटरव्यू बेस आपका इंटरव्यू करते हैं, कोई 20 क्वेश्चंस होते हैं
और उसके बाद आपको यानी आप सतह गुर्बत से भी नीचे हो तब आप बिस्म में रजिस्टर्ड होते हैं। यानी जो बंदा 5, 10 या 15 हज़ार रुपये ले रहा हो, आप उसकी मुआशी सूरत हाल का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। एक आम मजदूर भी महीने में 30 से 35 हज़ार कमाता है। 1000-1200 की अगर दिहाड़ी आप रखें तो 30 दिनों में 36 हज़ार रुपये बनते हैं। लेकिन बिस्म के अंदर वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं जो कि बिल्कुल ही सतह गुर्बत से नीचे होते हैं। तो वो लोग तो सैलाब के मुतासरीन है ही नहीं, उनके तो घर वैसे ही नहीं है, छत ही नहीं है उन लोगों की। ये लोग ये कहते हैं जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए, जो ऑलरेडी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी कोई छत ही नहीं है, जिसकी छत है वो तो बिस्म में आ ही नहीं सकता, तो उसको जो है हम ये पैसे दे दें। तो जिस बंदे का नुकसान ही नहीं हो तो उसे पैसे क्या देने हैं? उन लोगों को पैसे देने हैं जो सफेद पोस्ट लोग हैं, मीडियोकर लोग हैं, देहाती लोग हैं, जिनकी गंदुमें तबाह हुई हैं, जिनके रकबे तबाह हुए हैं। कम से कम भी 1 एकड़ वाला भी 40, 50, 60 लाख का मालिक है, तो बिस्म के फॉर्मूले पे पूरा नहीं उतरता, उसको हमने अलग इंडिपेंडेंट सर्वे करना है। तो इस वजह से ये हमारा आपस में इख्तलाफ हुआ। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी समझने की जरूरत है। ठीक। और अब अच्छा। चेयरमैन बिलावल के सामने जो ये बात रखेंगे वो समझेंगे इस बात को कि ऐसी सूरत हाल नहीं है यहाँ पर कि आप जो है बिस्म से उस पैसे की डिसबर्समेंट कर दें। ठीक है, लास्टली हुज़ैफा रहमान साहब, ये आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एहतजाज और उसके ऊपर मुज़ाकरात वाला मामला भी है, आपको लगता है कि ये अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, क्योंकि इस हवाले से खासे कंसर्न्स मौजूद है? नहीं, सूरत हाल तो जी अंडर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि 2 साल पहले भी कशीदा सूरत हाल पैदा हुई थी। कल जो सूरत हाल हुई उसके बाद भी पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग जो है शहीद हुए हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है ये एक दिन का मसला नहीं है। जब PTI ने सज़ा तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म AJ बनाया था, तब से ये लावा पकना शुरू हुआ, जो कि फटा 2022 में। अब दोबारा भी ये सूरत हाल दोबारा सामने आई है। एक तो हम किसी को रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो कि जेन्युइन कंसर्न हैं AJ के लोगों के, वो एड्रेस होने चाहिए। लेकिन अगर AJ के लोग ये समझते हैं कि पुलिस वालों को मारकर पहाड़ों से, आपने पिछले दफ़ा देखा था 2022 में जब इन्होंने एहतजाज किया, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस के कांस्टेबल्स को धक्का देकर जो है कई लोगों को जो है वो कत्ल किया गया था। तो इस तरह की मिजाज बिल्कुल नहीं देंगे। कमेटी आज हमने भेजी है, कमेटी को एक्सपेंड भी किया है, प्लस पार्टी के लोग भी इसमें डाले हैं। ठीक। तो सूरत हाल बड़ी कशीदा है। मैं समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कि उनके लिए रियासत ने 3 रुपये यूनिट तक लेकर आ गई है। लेकिन अगर आप रियासत को दीवार से लगाएंगे, रियासत बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती। लेकिन हम समझते हैं कि आपका एहसास महरूमी है, लेकिन आप एहसास महरूमी को जवाज़ बनाकर अगर रियासत के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर रियासत आनी आता उससे मजबूरी होगी, निपटेगी। ठीक है हुज़ैफा रहमान साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा आज़ाद कश्मीर वाले इशू पे बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी एतबार से नहायत हसास खित्ता है, वो इस वक्त शदीद इंतशार का शिकार है, क्योंकि यहाँ शुरू होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज ने ना सिर्फ शहरी ज़िंदगी मफलूज कर दी है, बल्कि रियासती इदारों के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर होने वाले इन मुजाहिरों ने अपने मुतालिबात के इजहार की बजाय तशद्दुद और बदअमनी की राह इख्तियार की है, जिसका नतीजा अफसोसनाक जानी नुकसान की सूरत में सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 पुलिस एहलकार इन मुजाहिरों के दौरान शरपसंद अनासर की फायरिंग से शहीद हुए, जबकि एक शहरी जामहक और कई ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़यात इस बात के सबूत हैं कि जो गिरोह अपने मकासद के लिए हथियार उठा ले और रियासती एहलकारों पर फायरिंग करे, वो किसी भी तौर पर अवामी नुमाइंदगी या पुरअमन जद्दोजहद का दावा नहीं कर सकता। ऐसी सरगर्मियाँ किसी भी तरह से जमहूरी रवायत या आइनी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं, बल्कि खुली बगावत और दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आती हैं। अब हुकूमत ने इस तमाम सूरत हाल पर फौरी रद्दअमल दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया और शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। इसी मकसद के लिए हुकूमती वफ़द आज मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है, जो अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कर रहा है ताकि कशीदगी कम हो और हालात को मामूल पर लाया जा सके। और अब भी हुकूमती वफ़द अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। हुकूमती वफ़द में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ, पी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा शामिल हैं। मुज़ाकरात शुरू होने से कबल हुकूमती वफ़द ने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि बहुत जल्द दोनों फरीकैन में मामला तय पाए जाएंगे। अब उम्मीद यही है कि आज़ाद कश्मीर में जल्द अमन कायम कर लिया जाएगा और ये जो अवामी एक्शन कमेटी है इसके साथ मुज़ाकरात भी खुश उसलूबी से हो जाएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बरतानिया से चोरी होने वाली एक महंगी तरीन गाड़ी स्याह रंग की रेंज रोवर हाल ही में कराची में ट्रेस हुई है, जिस पर बरतानवी पुलिस ने इंटरपोल के जरिए सिंध पुलिस से मदद तलब की है।
ये इंकशाफ सिर्फ एक गाड़ी के चोरी होने की खबर नहीं बल्कि इस बड़े नेटवर्क की निशानदेही करता है जो महंगी गाड़ियों की बैनुल-अक़वामी सतह पर चोरी और स्मगलिंग में मुलव्वस है। मीडिया रिपोर्ट्स की गाड़ी 22 नवंबर 2022 को इंग्लैंड के शहर रागोट से चोरी हुई थी। गाड़ी में जदीद ट्रैकर नस्ब था जिसने कुछ वक्त तक इसकी लोकेशन लीड्स तक दिखाई, लेकिन फिर अचानक ट्रैकर का सिग्नल खत्म हो गया। लेकिन तकरीबन 2 साल बाद 11 फरवरी 2025 को यह गाड़ी कराची के इलाके सदर टाउन, आजम बस्ती और कुरंगी सर्विस रोड के करीब दोबारा ट्रेस हुई, जिस पर बरतानवी पुलिस ने फौरी तौर पर इंटरपोल मैनचेस्टर के जरिए सिंध पुलिस को खत लिखा और गाड़ी बरामद करने की दरख्वास्त। ये सवाल बहुत आम है कि इतनी कीमती गाड़ी बरतानिया से कैसे गायब हुई और बगैर भी कैसे पहुँच गई। इसका जवाब गाड़ी चोरी करने वाले माफिया के तरीका वारदात में छुपा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर गाड़ी चोरी के माफिया नहायत मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले वो महंगी और जदीद गाड़ियों को टारगेट करते हैं क्योंकि उनकी ब्लैक मार्केट में कीमत करोड़ों तक पहुंच सकती है। ये गिरोह आम तौर पर ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होते हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी को बआसानी हैक कर सकते हैं, जैसा कि रेंज रोवर या दीगर लग्जरी गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक लॉक और ट्रैकर सिस्टम को हैक करने के लिए वो जदीद सॉफ्टवेयर और स्कैनर्स इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो रिले अटैक नामी टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक सादा चाल होती है जिसमें चोर 2 छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखता है, एक गाड़ी के पास, दूसरी जहां असल चाबी रखी होती है। फिर वो गाड़ी के सिग्नल को पहली डिवाइस से पकड़कर दूसरी तक भेज देते हैं और फिर वही सिग्नल वापस गाड़ी तक पहुंचाकर गाड़ी को ये पैगाम देता है कि चाबी करीब है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है और गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। यानी चाबी को हाथ में लिए बगैर ही गाड़ी खुल जाती है। फिर अगला मरहला इस गाड़ी को बैरून मुल्क भेजने का होता है। इस मकसद के लिए माफिया के पास बंदरगाहों और कार्गो कंपनीज में अपने लोग मौजूद होते हैं। गाड़ी को आमतौर पर कंटेनर में छुपाकर भेजा जाता है जिसमें उस पर जाली कागजात और जाली डिक्लेरेशंस लगाए जाते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि ये किसी डीलर की कानूनी गाड़ी है। कई बार गाड़ी को पुर्जों में अलग करके भी भेजा जाता है ताकि कस्टम्स को शक ना हो। जब ये गाड़ियाँ पाकिस्तान, खलीजी ममालिक या अफ्रीका पहुँचती हैं तो उन्हें दोबारा असेंबल करके या जाली नंबर प्लेट लगाकर मार्केट में बेचा जाता है। अब कराची में ऐसी गाड़ी का पहुंच जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में भी इस किस्म के नेटवर्क्स मौजूद हैं। गाड़ियां मज़ाफ़ात या पोश इलाकों में छुपाई जाती हैं, फिर नंबर प्लेट बदल कर या फ़ाइल में रद्दो-बदल करके ख़रीदार तक पहुंचाई जाती हैं। चूँकि ये गाड़ियां महंगी होती हैं इसलिए अक्सर इनके ख़रीदार मखसूस बासर लोग होते हैं जो कागजात की दुरुस्तगी पर ज़्यादा सवाल नहीं करते। अब बैरून मुल्क गाड़ी चोरी का ये पहला वाक़या नहीं है, माजी में भी ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। चंद साल पहले बरतानिया से चोरी होने वाली कई लग्जरी गाड़ियाँ अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में बरामद हुई। एक मारूफ केस में लंदन से चोरी शुदा सुपर कार्स थाईलैंड में पकड़ी गई जहां इंटरपोल और मकामी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। पाकिस्तान में भी इस नौइयत के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। माजी में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने कई ऐसी गाड़ियाँ बरामद की जो दरअसल बैरून मुल्क से चोरी होकर जाली दस्तावेज़ात के साथ यहाँ लाई गई थी। इन गाड़ियों में BMW, मर्सिडीज़ और लैंड क्रूज़र जैसे ब्रांड शामिल थे। इंटरपोल का किरदार ऐसे केसेस में नहायत अहम है। यह इदारा मुख्तलिफ ममालिक के पुलिस को एक दूसरे से जोड़ता है और मालूमात के तबादले के जरिए स्मगलिंग या चोरी शुदा गाड़ियों को ट्रेस करने में मदद फराहम करता है। इस केस में भी बरतानवी पुलिस ने इंटरपोल मैनचेस्टर के जरिए सिंध पुलिस को ख़त लिखा ताकि कार्रवाई मुमकिन हो सके। अब ये वाक़या इस बात को भी जाहिर करता है कि पाकिस्तान को अपनी बंदरगाहों और कस्टम्स सिस्टम को मज़ीद सख्त और शफाफ बनाने की ज़रूरत है। अगर चोरी शुदा गाड़ी इतनी दूर तक पहुंच सकती है तो इसका मतलब ये है कि या तो किसी ने जानबूझकर आंखें बंद की या फिर निगरानी का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि माफिया आसानी से उसका फ़ायदा उठा लेता है। लग्जरी गाड़ियों की बैनुल-अक़वामी चोरी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक पूरी इनडोर और अंडर वर्ल्ड इकॉनमी है जिसमें टेक्नोलॉजी, जालसाजी और ब्लैक मार्केट का गहरा किरदार है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।